आदाब हाज़रीन, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं दो ऐसे मेहमानों को जिन्हें तारुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हैं हमारे साथ प्रोफ़ेसर अख्तरुल वासी साहब और दूसरे हैं एस एम ख़ान साहब। अख्तरुल वासी साहब मशहूर प्रोफ़ेसर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, अभी प्रोफ़ेसर एमिरेटस भी हैं और अलीगढ़ से पढ़े हैं। एस एम ख़ान साहब सब उन्हें जानते हैं, टीवी पर उन्हें देखा है, CBI के स्पोक्सपर्सन हुआ करते थे और आजकल कोचिंग एकेडमी जो IAS की कराते हैं जामिया हमदर्द में, उसके डायरेक्टर हैं और ये पहले अलीगढ़ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। आज हम बात करेंगे सर सैयद अहमद ख़ान के जो अलीगढ़ मूवमेंट था उसके बारे में और उसकी आज के ज़माने में क्या ज़रूरत है, क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है, इसके बारे में। तो आइए हम बात करते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी बात। और यहाँ पर हम अपने जो मेहमान हैं उनसे ये पूछना चाहेंगे, ये बात करना चाहेंगे कि अलीगढ़ को मुसलमानों के बीच बार बार ये बातचीत उठती है कि मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहा है, मुसलमान मदरसा एजुकेशन की तरफ जाता है, मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन में पिछड़ रहा है। बीच में सच्चर कमेटी रिपोर्ट आती है, अभी हायर एजुकेशन सर्वे आया, मुसलमानों की आबादी 14% है लेकिन हायर एजुकेशन में वो 5.5% हैं। इतने साल पहले 1877 के आसपास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करी थी सर सैयद अहमद ख़ान ने, ये कहकर कि मुसलमानों की मॉडर्न एजुकेशन में तादाद बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी तक भी 5.5%, 14% आबादी होते हुए आप हायर एजुकेशन में हैं। तो कहाँ पर कमी रह गई है, क्या फ़वायद थे, किस वजह से सर सैयद का पैगाम क्या था, क्या हमें उसे समझने में कोई कमी है या कहीं पैगाम में ही कोई कमी थी। ये सारी बातें जानने के लिए हम पहले रुख करेंगे अख्तरुल वासी साहब का। अख्तरुल वासी साहब जी, नहीं देखिए, ऐसा है कि ये बात तो सच्ची है कि मुसलमान सर सैयद की कोशिशों के बावजूद 100 साल पिछड़ चुके थे मॉडर्न एजुकेशन के अपनाने में और उसके हुसूल में। दूसरी बात जो है वो ये कि ये जो हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए हिंदुस्तान को, मुसलमानों को नहीं खाली, कि आलम इस्लाम में मॉडर्न और सेकुलर एजुकेशन का जो पहला इदारा कायम हुआ 24 मई 1875 को अलीगढ़ में जेल रोड पर समी मंदिर के गैराज में 5 बच्चों से, वही 1877 में एक तरह से फरवरी 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और दिसंबर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल उसने इख्तियार की। ये बात अपनी जगह हमें मान के चलनी चाहिए कि मुसलमानों का मामला ये है कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। सर सैयद का कारनामा ये है कि उन्होंने इस जहनीत के ख़िलाफ़ कोशिश जद्दोजहद की और इस इदारे को कायम किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सर सैयद थे तो हम यहाँ हैं, सर सैयद न होते तो हम कहाँ होते। ये सवाल है जिसे आज भी गौर करना चाहिए। अब जो सवाल है कि हम उसके बावजूद पसमानदा क्यों हैं, तो माफ़ कीजिएगा, आप सर सैयद की बात कर रहे हैं, मैं हादी बरहक मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जब आप गारे हिरा से सूए कौम आए तो अपने साथ नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, रोज़े का हुक्म और हज का हुक्म नहीं लेके आए, बल्कि इक़रा का मूल मंत्र लेके आए। और आपने फरमाया कि इल्म हासिल करना फ़र्द है हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत पर। आपने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। आपने कहा इल्म हिकमत मोमिन की गुमशुदा पूंजी है, वो तुम्हें जहाँ से मिले हासिल करो। तो जब नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी वाज़ेह हिदायत के बावजूद मुसलमान गफलत का शिकार होंगे तो यही नतीजा होगा। सर सैयद ने कोई अनहोनी नहीं की थी। सर सैयद ने अपने शानदार माजी की जो मोहतम बिशान था उसकी क्या में बादियाफ्त करने की कोशिश की थी, लेकिन
हमने सर सैयद की मुखालफत की उस वक्त, और वो सर सैयद जिनके लिए 19वीं सदी में कुफ्र के फतवे लाए जा रहे थे, ये दूसरी बात है कि 100 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद अब वो अलैहि रहमा। तो हमारा मसला ये है कि हम जो हैं बहुत देर में जागते हैं, और यही नतीजा है कि हम आज पिछड़े हुए हैं। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तमाम मुसलमानों की तालीमी ज़रूरियात की किफ़ालत नहीं कर सकती। ऐसे बहुत से इदारे होने चाहिए। और एक बात का और ख़याल रखना चाहिए कि सर सैयद की जो तहरीक है, जिसे हम अलीगढ़ तहरीक कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ तहरीक नहीं है, अलीगढ़ तहरीक का समरा है, फल है। जी, हमारी गलती ये भी हो गई है कि हम जो हैं वो असल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को समझते हैं कि सर सैयद तहरीक का हासिल यही है। वो सर सैयद के सब्र इस्तक़लाल की तहरीक का हासिल है। जी, वो अलीगढ़ तहरीक का समरा है। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि अलीगढ़ तहरीक ख़ुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, वो उसका फल है। तो हमें ये मतलब एक चीज़ है कि अलीगढ़ तहरीक या अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो एक पहली चीज़ थी जो 1860-62 के अराउंड शुरू कर दी गई थी। उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी सर सैयद साहब ने, जिसमें कि उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, जिसमें से एक बात जो कि उन्होंने बार बार कही कि कहीं ना कहीं मुसलमान के पिछड़ने की वजह ये है कि उसने उन चीज़ों को अपनी दीनी तालीम में शुमार करना शुरू कर कर उसे एक पत्थर की लकीर बना दिया है, जो कि कहीं ना कहीं पहले अरबों ने ग्रीक से या किसी और जगह से सीख ली थी। जैसे यूनानी मेडिसिन को उन्होंने मान लिया कि वो उन्हीं का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो ऑर्थोडॉक्सी है उसकी मुखालफत भी अलीगढ़ तहरीक का एक पार्ट था, और उसका एक पार्ट ये भी था कि उन्हें बाहर निकल कर और जगह पर इदारे कायम करने हैं, जो कि सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक महदूद रहा। अगर आज भी देखा जाए तो जैसे कि बाकी मदारिस के साथ हुआ, दारुल उलूम देवबंद बना, लगभग उसी वक्त में बना, और उसके बाद वहाँ के पढ़ने वालों ने और मदारिस कायम करते चले गए, लेकिन अलीगढ़ के साथ हम ये नहीं देखते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब से। और दूसरा, जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब की जो सोच शुरू हुई मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, एक्चुअली इसका जेनेसिस 1857 की फ़र्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी है। क्योंकि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, जिसे अक्सर लोग म्यूटिनी भी कहते हैं, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था, और उसकी वजह से अंग्रेज़ मुसलमान से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गया था कि मुसलमान जो है दे पार्टिसिपेटेड इन दैट इंडिपेंडेंस वार इन ए बिग वे। और उसके बाद से उन्होंने मुसलमानों को आइसोलेट करना और ज़्यादा शुरू कर दिया, और उन्होंने ये भी सोचा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर होती है और मुसलमानों को इक्वल स्टेटस हिंदूस के साथ मिलता है, और फिर ये दोनों मिलकर अगर आज़ादी की लड़ाई को इसी तरह से जारी रखें तो हमारा रूल करना मुश्किल हो जाएगा। ये उस वक्त के हालात थे, और मुसलमान इकोनॉमिकली एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड हो रहा था। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान साहब आते हैं और उनकी ये थिंकिंग शुरू होती है कि मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट का एक ही तरीका है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। देन ही स्टार्टेड दिस अलीगढ़ तहरीक, जैसा अख्तर भाई ने बताया था, आपने कहा साइंटिफिक सोसाइटी, फिर एमए कॉलेज आया। तो उनका मकसद यही था कि मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ लाया जाए। उनके ज़िंदगी में तो ये सिर्फ एक इंटर कॉलेज था, मगर उसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, जामिया मिलिया इस्लामिया बना उसी टाइम पर। अलीगढ़ से शुरू हुआ, वो भी फिर दिल्ली शिफ्ट हुआ, वो भी एक अहम किरदार निभा रहा है। मगर ये बात सही है कि चंद यूनिवर्सिटियां जो हैं वो पूरे आउटलुक को चेंज नहीं कर सकती। अलीगढ़ का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। पूरी दुनिया में आपको AMU के एलुमनाई मिलते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बनी, साउथ में बनी, नॉर्थ में बनी, दिल्ली में एक जामिया हमदर्द बना। हकीम अब्दुल हमीद साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मैं उन्हें हमेशा सर सैयद सानी कहता हूँ कि मॉडर्न इंडिया में जो एक एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में रहा, वो हकीम अब्दुल हमीद साहब का रहा। तो इस तरह के और बहुत से एफ़र्ट्स होने चाहिए थे। साउथ में भी बहुत एफ़र्ट्स हुए, अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी ने बड़ा अच्छा काम किया।
डॉक्टर मुमताज़ आलम साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, मुमताज़ अहमद खान साहब ने, जिनका अभी इंतकाल हुआ कुछ अर्सा पहले। तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ ने काम किया है उसी सर सैयद के मिशन को फॉलो करते हुए। कंसेप्ट वही था कि मॉडर्न एजुकेशन से मुसलमानों को जोड़ा जाए, और कुछ हद तक कामयाब भी हुए लोग, मगर क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हर आदमी उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है और नहीं उठा पाया। मगर हमें ऐसे बहुत से एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, और उसमें सोसाइटी की तरफ से एफ़र्ट्स आएँ, फिर गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया जाए कि गवर्नमेंट जो मदद कर सकती है वो, बट द बेसिकली द एफ़र्ट्स हैव टू कम फ्रॉम द सोसाइटी एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी इटसेल्फ। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कॉलेजेस बने हैं, मगर अभी भी कम हैं। और अभी भी जो मॉडर्न एजुकेशन का सही कंसेप्ट मुस्लिम्स में आना चाहिए, या हायर एजुकेशन का, जैसे आपने कहा कि 14% हैं, और और बहुत से लोग तो कहते हैं 18 और 20% हैं, मगर हायर एजुकेशन में 5.5% हैं। तो पहले से तो बड़े हैं, मगर ये कि फिर भी कम है। सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट आता है, हमेशा लोग गिनते हैं कि साहब कितने मुसलमान आए, और वो तकरीबन वही रहते हैं 3%, 3.5%, जबकि बहुत कोशिशें हो रही हैं, कोचिंग एकेडमीज़ पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, मगर समहाउ द नंबर इज़ स्टिल रेस्ट्रिक्टेड टू अराउंड 3%, जो बहुत कम है सिविल सर्विसेज में, विच इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री। स्टेट सर्विसेज में भी तकरीबन 4-5% रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स का, वो भी स्टेट की जो आबादी है उसके हिसाब से। मुख्तलिफ स्टेट्स में मुसलमान 20% तक हैं, और गवर्नमेंट सर्विस में 4% है। तो इन सब के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, और हमें इसमें और बहुत से एफर्ट्स करने होंगे। जी प्रोफेसर साहब, वापस मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी जैसा कि कहा भी गया कि अंदर से कोशिश की ज़रूरत है। अगर सर सैयद की तहरीक को भी हम देखें तो सर सैयद की तहरीक की ख़ास बात ये थी कि लोगों से चंदा लिया गया। सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेज़ों ने कुछ कर दिया, सरकार कुछ कर दे, तो चंदा लेकर एक तामीर किया गया। लेकिन आज जब हम देखते हैं, जब हमने अभी एक बात करी, एक छोटा सा डेटा था कि 5.5% हायर एजुकेशन में है ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं एक और परेशानी हम देखते हैं कि किस तरीके से कुछ कॉलेजेस जो ए ग्रेड माने जाते हैं, जैसे IIT, जैसे एम्स, वहाँ पर ये परसेंटेज गिरती है, ये नीचे की तरफ आती है। या फिर जब हम देखते हैं JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पर भी जैसे इसका डिफरेंस है, ये फ़र्क है कि एक तरफ CHS है, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है जो कि ज़्यादा अच्छा माना जाता है, एक तरफ उर्दू और अरबी का है। तो जो ओवरऑल परसेंटेज है वो उर्दू, अरबी और फ़ारसी के डिपार्टमेंट की वजह से बढ़ती हुई नज़र आती है। और IIT में कई बार होता है कि पूरे बैच में 1 या 2 मुसलमान ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस में क्यों आगे नहीं जा पा रहे हैं, मतलब इसको कैसे एड्रेस किया जाए? नहीं, एक तो देखिए तारीख़ी एतबार से हमें तज्ज़िया करना चाहिए सूरत हाल का, और वो हमदर्दाना करना चाहिए, और क्या हमें जैसे कहना चाहिए, वी मस्ट बी मोर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। एक तो ये कि तक़सीम वतन के नतीजे में जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें बेहतर ज़िंदगी के इम्कानात दूसरी तरफ नज़र आ रहे थे, वो सब यहाँ से चले गए। नतीजा ये हुआ कि यहाँ जो लोग रह गए वो या तो दस्तकार थे, और मिडिल क्लास का जो बहुत मामूली था हिस्सा रह गया यहाँ पर। दूसरी बात जो हुई वो ये कि माफ़ कीजिएगा, सरकारों ने मुसलमानों के मोहल्लों में थाने ज़्यादा खोले, स्कूल कम। अगर आप पूरी वो देखें तो समझे, मैं आज से ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2000 तक की बात कर रहा हूँ अभी आपसे। दूसरी बात ये कि एक नफ्सियात मुसलमानों की भी बदली है अब, और वो ख़ास तौर से 90 के बाद तब्दीली आई है कि हमें तालीम हासिल करनी। नतीजे के अंदर जैसा अभी इन्होंने कहा, हमारे पास 1857 के बाद सर सैयद थे, 1947 के बाद हकीम अब्दुल हमीद थे। जी, दोनों ने सरकारों से टकराव का रास्ता इख्तियार नहीं किया। बहुत दिलचस्प बात है, हमें देखना चाहिए। हमारे यहाँ एक परेशानी ये हो गई है कि हमारी जो क़यादतें हैं उनको 2 चीज़ों में मज़ा आता है, या तो तालीम में या गाली में। उनके पास एक जो
मंसूबाबंद हिकमत अमली होनी चाहिए कम्युनिटी को ऊपर उठाने की, वो नहीं है। हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। रसूलुल्लाह ने कामयाबी के 2 गुर बताए, तालीम और तिजारत। जी, तालीम के बारे में पिछली दफ़ा बता चुका आपको। तिजारत के बारे में ये दुनिया की सच्चाई है, आप हिस्टोरियन हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जिसके हाथ में मंडी होती है उसके हाथ में मुंडी होती है। जी, हम दोनों तरफ से एक तरह से वो हमारा रोल जो है कहीं ना कहीं वो होता चले। लेकिन एक बात जो मैंने आपसे कही कि एक 90 के बाद नई नफ्सियात पैदा हुई है, तालीम का शौक़ पैदा हुआ है, ये 5.5% जो आप बता रहे हैं ये भी उसके नतीजे में। मैं सच्चर कमेटी रिपोर्ट 4% बच्चों को मदरसा जाता हुआ दिखा रही है, तो 96% जो है वो कहाँ जा रहे हैं, ये देखना चाहिए। बहुत बड़ा फ़र्क है ये, 4% कुछ भी नहीं होते। जी, इस सूरत हाल में हमें ये गौर करना चाहिए। हुआ एक बात और भी है, और वो ये है, अच्छी भी है, और मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। वो क्या है कि सरकार ने सेहत और तालीम को मार्केट के सुपुर्द कर दिया है, और अब सरमायादार जो हैं 5 स्टार होटल नहीं बनाते, वो अब स्टील और टेक्सटाइल मिल नहीं बनाते, अब वो 5 स्टार हॉस्पिटल और 5 स्टार स्कूल्स बनाते हैं। जी, तो मालूम हुआ कि प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बना दिया गया है। एक ऐसी कम्युनिटी जो गरीब है, जी, अभी पूरी तरह से मुफलिसी के दायरे से नहीं निकली है, ख़त इफ़लास से ऊपर आ रही है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है उस तालीम को हासिल करना। खुदा का शुक्रिया है कि हकीम अब्दुल हमीद ने जो कोशिश की थी, और इस पॉलिसी के नतीजे में सरकार की, लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जी, बंगलोर के अंदर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, BS अब्दुल रहमान इंस्टीट्यूट चेन्नई में, जी, अल करीम यूनिवर्सिटी जो है कटिहार में, जी, इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी धौज हरियाणा में, और जोधपुर में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटियाँ सामने आई हैं। अभी जैसे खान साहब फरमा रहे थे कि अल अमीन ने बड़ा काम किया, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने PK अब्दुल गफूर की रहनुमाई में बड़ा काम किया। जी, तो ये सारे काम होते रहे, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, और इत्तफाक से ये कि जो परेशानी है वो ये है आज भी कि जो मुसलमानों के बड़े कॉलेजेस हैं, पुराने कॉलेजेस हैं, वो मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, लिटिगेशन में। किस बात पर? कि मेरा कब्ज़ा हो कि तेरा कब्ज़ा हो, कम्युनिटी के अंदर। तो मालूम ये हुआ कि अपने ज़ाती मफादात के लिए हमने कम्युनिटी के मफाद को दाव पे लगा रखा है। इस सूरत हाल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। शिबली डिग्री कॉलेज है आजमगढ़ में, वो पूर्वांचल में जितने लोग हैं आप सब जानते हैं, कैसे कैसे मालदार लोग हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। बम्बई में उन्हीं की हुक्मरानी है एक तरह से। जी, वो उसे क्या मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? जी, और एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की हैसियत से उससे कम्युनिटी को फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचा सकते? जी, फिर सबसे बड़ी बात यह है मुझे, लेकिन एक बात आपसे बताऊं, मुझे इस बात की खुशी है कि लड़कियां अब ज़्यादा तालीम हासिल करने लगी हैं पहले के मुकाबले। और मुस्लिम, माफ़ कीजिएगा एक बात थोड़ी तवील हो रही है, लेकिन एक मैं कहूँगा कि आज से 10 साल 12 साल पहले जब बोर्ड के रिज़ल्ट आते थे तो उर्दू अखबारों में ये बयानात आते थे कि ये क्या हो रहा है, मुसलमान लड़के दूसरी कौमों के लड़कों से पिछड़े जा रहे हैं। अब पिछले 4-5 साल से एक नया ट्रेंड सामने आया है और तशवीश की एक नई लहर सामने आई है कि ये क्या हो रहा है कि मुसलमान लड़के मुसलमान लड़कियों से पिछड़े जा रहे हैं। मैं इसको से मायूस नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ, बल्कि इसे खुशाइंद मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है जिस कौम में माएँ तालीम याफ्ता होंगी उसके लड़के कभी जाहिल नहीं रह सकते। जी,
हाँ साहब, अभी जैसे कि वासे साहब ने हमें दिखाया, बताया, असल में सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ मुस्लिम इदारे जो मुसलमानों के लिए हों, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हों, क्या वही एक हल है? क्या जैसा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने 1882 में जब एजुकेशन वो कॉन्फ्रेंस थी वाइस रॉय के सामने, तो उन्होंने ये रखा था, ये एक इस डेटा प्रोवाइड किया था कि किस तरीके से रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि उस ज़माने में इकलौता इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें 226 जो पास आउट लोग हुए हैं 20 साल में, उसमें से सिर्फ 3 मुसलमान हैं। तो उन्हें इस बात की शिकायत थी कि रुड़की में क्यों नहीं पहुँच पा रहे। तो हमारा सवाल, जैसे आपने भी शुरू में कहा कि यूपीएससी में आने का, और यूपीएससी को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी रहती है मुसलमानों में कि कितने आए कितने नहीं आए। ये गर्मा गर्मी कभी इस बात पर नहीं होती है कि जब आईआईटी का रिज़ल्ट आता है तो इस बात पर बहस हो, एम्स का रिज़ल्ट आता है तो इस बात पर बहस हो, या फिर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट हैं हायर जहाँ पर रिसर्च हो रही है, जैसे मतलब रिसर्च होती है, जेनेटिक्स की होती है, फिज़िक्स की होती है, वहाँ पर भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आईआईएससी बेंगलोर हुआ या फिर टाटा इंस्टीट्यूट हुआ, तो उन सब में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन वो कम है, और उसकी और क्या होना चाहिए। और सर सैयद की सोच के हिसाब से अगर हम देखें तो वो भी ये चाहते थे कि इन सारे इंस्टीट्यूशंस में भी मुस्लिम्स को होना। बिल्कुल, सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने हमेशा साइंस पे बहुत जोर दिया। उन्होंने तो शुरू ही तहरीक साइंटिफिक सोसाइटी से की, और उन्होंने कहा कि वी शुड प्रोड्यूस गुड साइंटिस्ट। और मुसलमानों की जो हिस्ट्री रही है साइंस और मैथमेटिक्स में काम करने की, मिडेवल एज से और पुराने एंशिएंट टाइम से, एक्चुअली क्या है कि मुस्लिम तादाद अब इन इंस्टीट्यूशंस में भी कुछ नज़र आने लगी है, मगर क्योंकि इन इंस्टीट्यूशन में दे आर मोर कॉम्पिटिटिव इन नेचर, क्योंकि अब जैसे आईआईटी का आपने नाम लिया, आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो टॉप लेवल के जेईई में लोग आते हैं वो आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं। मुसलमान भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं है, और वो अब तादाद बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, और मुसलमानों में इसकी फ़िक्र भी है कि आईआईटी में आएँ, आईआईएम में आएँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आएँ, इन इदारों के ज़रिए अपनी डिग्रियाँ हासिल करें। सिविल सर्विसेज क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, बिकॉज दैट इज़ डायरेक्टली डीलिंग विद द पब्लिक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसएसपी हैं, ये है। अभी का एक देखिए एक असेसमेंट हुआ है, जो आईआईटी की आपने बात की, इस बार जो सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट आया है उसमें 45% पीपल आर फ्रॉम आईआईटीज़। ये एक और आप इस पर किसी दिन डिस्कशन करिए कि जो आदमी आईआईटी किया, जिसने लाखों रुपए खर्च कराए सरकार के आईआईटी में करने में, और वो फिर सिविल सर्विसेज में जा रहा है, इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न कि 45% आईआईटी ग्रेजुएट्स, जो सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट है उसमें 45% आर फ्रॉम आईआईटीज़, 3-4 मुस्लिम्स भी हैं उसमें। तो इन इदारों में होने के बावजूद लोग सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं। तो जहाँ तक मुस्लिम स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है, दे शुड गो टू कॉमन कॉलेजेस ऑल्सो इन बिग नंबर्स। जैसा आपने कहा कि वहाँ क्यों माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ही क्यों जाएं, और जगह भी दाखिले लें, और लेते हैं। तो वो जितनी तादाद एजुकेशन की बढ़ेगी, जितने तादाद, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, 25,000 स्टूडेंट हैं, उससे ज़्यादा तो वो ले नहीं सकते। हर बार ये होता है कि हज़ारों लोगों का दाखिला नहीं होता वहाँ, मुस्लिम्स का ही, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए कोई रिजर्वेशन तो है नहीं। लोग ये समझते हैं कि एएमयू में मुस्लिम्स का रिजर्वेशन है, देयर इज़ नो रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम्स इन एएमयू। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मगर मुसलमानों का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो उसके बावजूद बहुत से लोगों को दाखिले क्योंकि नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें और कॉलेजेस में जाते हैं, वो जाना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए। और जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर साहब ने बात कही कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि वो कमर्शलाइज हो चुकी हैं ज़्यादातर तादाद में, और उनका फ़ी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि एक साल की फ़ीस 3-3, 4-4 लाख रुपए है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी 5,000 है। तो वो मुसलमान और तबके के लोग जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, वो उस एजुकेशन को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और जैसा अभी कहा कि क्योंकि हुकूमत ने इसको बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइज और कमर्शलाइज करने को एनकरेज किया है, और इस टाइम 70% ऑफ द हायर एजुकेशन इज़ इन द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, 70 to 75% एजुकेशन। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ तो अब कम होती जा रही हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे आर कमिंग अप, दैट्स गुड। मगर अगर उनके
थोड़ा इस मॉडल को थोड़ा सा चेक सरकार करे कि वो अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कितनी भी फीस ले सकता है, 10 लाख रुपए ले ले किसी भी कोर्स के, 5 लाख ले ले, दे हैव देयर ओन फीस स्ट्रक्चर। यूजीसी का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतनी फ़ीस क्यों ले रहे हैं। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें थोड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करें, उसे प्योरली कमर्शियल ना बनने दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो डिप्राइव्ड सेक्शन के हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं और लोग हैं, हिंदूज मतलब मैं रिलीजन की बात यहाँ नहीं कर रहा, दे आर फ्रॉम एनी रिलीजन और सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर है। अब आपने EWS का कोटा 10% कर दिया, ये कर दिया, और बहुत से कोटे हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में तो वो कोटे भी नहीं हैं EWS के कोई, और वो हर आदमी को वही फ़ी देनी पड़ेगी, तो वो नहीं आ पाता है। एक काफ़ी बात हो गई है, आपका भी काफ़ी वक्त हमने ले लिया है, तो एक चीज़ जो मैं दोनों अपने मेहमान से पूछना चाहूँगा वो ये है कि आम तौर पर ये सवाल उठाया जाता है कि मुसलमान मदरसों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा जैसा कि आपने कहा कि 4% ही हैं सच्चर कमेटी के फाइंडिंग्स के हिसाब से, लेकिन का एंडोर्समेंट है सर, मेरा कहना नहीं है, जी 4% है। लेकिन तब भी हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि जब चंदा देने की बात कम्युनिटी की तरफ से आती है तो वो मॉडर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को एज सच या तो चंदा कोई मांग ही नहीं रहा है या फिर चंदा दिया नहीं जा रहा है। हम सब देखते हैं किस तरीके से चंदा मदरसों को मिलता है, और कुछ मदारिस जो कि बड़े हैं जैसे दारुल उलूम देवबंद, नदवा, मज़ाहिरुल उलूम या ऐसे बहुत से मदारिस हैं, उनकी जो अपनी जगह है वो सब जानते हैं, होनी भी चाहिए, रिसर्च भी ज़रूरी है उस फील्ड में। लेकिन कई बार कुछ हम ये देखते हैं कि आप ये देखें कि चंदा इन इंस्टीट्यूट्स को तो मिल जाता है, लेकिन जैसे सर सैयद को जब चंदा लेने के लिए गए तो उन्हें क्या परेशानियां उन्होंने उठाई हैं हम सब जानते हैं। तो आज के ज़माने में भी उस चंदे पर क्या ये नहीं एक मॉडल तैयार किया जा सकता कि थोड़ा पैसा इधर आ जाए, थोड़ा पैसा इधर आ जाए, कुछ मदरसे बने तो कुछ मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन बने, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बने जैसे सर सैयद ने कभी कहा था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में साइंस। तो वो मॉडल हम लोग क्यों इतने साल में कभी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मुसलमानों को जो मानसिकता है, उनकी नफ्सियात है, इससे बाहर निकलना चाहिए कि मदरसे को चंदा देना जन्नत में घर बनाना है और स्कूल और कॉलेज के लिए जहन्नुम में रास्ता दिखाना है। ये मानसिकता और ये सोच और ये नफ्सियात बदलनी चाहिए। लेकिन मदरसों का जो एक रोल है उसको भी नज़रअंदाज मत कीजिए। सरकार ने 26 जनवरी 1950 को दस्तूर लागू होते हुए कौम से ये वादा किया था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी, लेकिन 2009 में वो क्या में ख्वाब पूरा हो सका। ऐसे वक्त में उन लोगों के बच्चों को जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए माकूल लिबास नहीं था, सर पे अच्छी तरह छत नहीं थी, उनकी तालीम को मदरसे वालों ने मुमकिन बनाया। और मुसलमानों में ख्वानदगी का जो थोड़ा बहुत आपको एक तरह से रेट नज़र आता है वो मदरसों की वजह से आता है। दूसरे, उर्दू ज़बान जिसे ख़त्म करने की बहुत कोशिशें की गईं, मदरसों ने उसे लाजमी अपने मजमून यानी निसाब में तो शामिल नहीं किया, लेकिन ज़रिया तालीम रखा। नतीजा ये हुआ कि उर्दू सहाफ़त में आज जो आपको लोग नज़र आएंगे कातिबों की जगह ख़ास तौर से, वो कौन है? वो मदरसों के पढ़े हुए हैं ज़्यादातर। एक तीसरी बात जो मुझे, लेकिन इधर मॉडर्नाइजेशन और मदरसास के नाम पे बहुत सी बातें हुई हैं। मैं उन लोगों में हूँ जो ये मानते हैं कि मदरसे का कोई बैर साइंस और मैथमेटिक्स और अंग्रेज़ी से और हिंदी से नहीं है। ये बिल्कुल बात है। आज मॉडर्नाइजेशन और मदरसा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मदरसों को 1857 से पहले जो उनका स्ट्रक्चर था सिलेबस का, कोर्सेस का, उसकी तरफ लौटने की ज़रूरत है। वो क्या था? वो काजी, मुफ्ती, फ़क़ी, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुतकल्लिम, इमाम और मुअज्जिन सब पैदा करते थे, लेकिन साथ में इंजीनियर और डॉक्टर भी पैदा करते थे। इन डॉक्टर से मुराद डॉक्टर नहीं है, तबीब जो मुआलिज होते थे, जो यूनानी करके निकलते थे। और
इसलिए और एक बात यह है कि मदरसे जो थे उनके लोग कौन होते थे? इमाम अबू हनीफा होते थे, जिनकी निगाह जितनी मजबूत कुरान और हदीस पे थी उतनी मजबूत पकड़ बाजार पे भी थी। जी, एक आखिरी बात जो है वो ये कि सिर्फ आपको एक बात बताऊंगा कि मदरसों इस मुल्क को, छोड़िए दुनिया की बात, इस मुल्क को जब दुनिया में हार्वर्ड नहीं थी, ऑक्सफोर्ड नहीं थी, कैम्ब्रिज नहीं थी, IITs नहीं थे, MITs नहीं थे, एम्स नहीं थे, उस वक्त आपसे पूछता हूँ मैं, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर नहीं थे, उस वक्त इस मुल्क को जिन लोगों ने कुतुब मीनार की बुलंदी, ताजमहल का हुस्न, लाल किले की पुख्तगी और शाहजहानी मस्जिद का तक़द्दुस दिया, वो कहाँ से पढ़ के आए थे? मदरसों से पढ़ के आए थे। जी, आपको मालूम होना चाहिए और नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि एक ही मदरसे से, एक ही क्लासरूम से, एक ही वक्त में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी जैसा सूफ़ी निकला, जी, तो सादुल्लाह जैसा क्या बड़ा डिप्लोमेट और स्टेट्समैन निकला, और अहमद लाहौरी जैसा ताजमहल का आर्किटेक्ट निकला। जी, अगर मदरसे कल वो पैदा कर सकते थे, आज क्यों नहीं पैदा कर सकते? और मदरसों में इस तरह की इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल है अहले मदारिस के सामने, जिस पे उन्हें गौर करना चाहिए। और सीधी सादी बात यह है कि हमें, अगर हम अपने मदरसों में ये रास्ते खोल दें और इन चीज़ों को शामिल कर लें, तो आज भी दारुल उलूम देवबंद जो है वो जामे अज़हर हिंद कहलाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। जामे अज़हर जो है उसकी खूबी ये है कि उसमें मजहबी तालीम भी होती है और जदीद तालीम भी होती है। हमारे मदरसे इस रास्ते को इख्तियार कर लें तो फिर सर सैयद का भी वो ख्वाब जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे पूरा हो जाएगा, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज से ऐसे बच्चे निकलें जिनके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में फ़लसफ़ा हो, सर पे कलमे तैयबा का ताज हो। शुक्रिया। हाँ साहब, आपका इस तरफ क्या नज़रिया है? जी जी, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ अख्तर वासिफ़ साहब की बात से। देखिए, मदरसा यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो हमारे हिंदुस्तान की मैं बात करूँगा, क्योंकि मदरसा वर्ड जो है, एक्चुअली मदरसा क्या है, इट्स एन अरबिक वर्ड, इसका मकसद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मगर आजकल बहुत से लोगों ने इसका बड़ा डिस्टॉर्टेड वर्जन दिया हुआ है पूरी दुनिया में कि साहब मदरसे में तो कुछ और सिखाया जाता है। मगर अल्लाह का करम है कि हिंदुस्तान में वो सब कुछ, मुझे और जगह का पता नहीं, मगर हिंदुस्तान में किसी मदरसे में तालीम के अलावा कुछ और नहीं सिखाया जाता। अब उसमें दो थॉट्स हैं। एक उलमाए कराम का तो कहना ये है कि साहब इट इज़ ए रिलीजियस कोर्स, और मदरसे का मकसद ये है कि आपको सिर्फ मजहबी तालीम के लिए आप यहाँ आए हैं। अगर आपको मॉडर्न एजुकेशन के लिए जाना है तो आप स्कूल जाइए, मगर हमारा सिस्टम है ओनली फॉर द रिलीजियस टीचिंग्स विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ए मुस्लिम बॉय और गर्ल। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, रिलीजियस एज वेल एज दुनियावी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन। मैं उसके साथ हूँ, जैसा अख्तर भाई ने भी कहा कि इट शुड बी एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ रिलीजियस एजुकेशन एज वेल एज मॉडर्न एजुकेशन। 4% जा रहे हैं, इस तादाद को और बढ़ाना चाहिए। 4% एक्चुअली कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या है कि स्कूल्स में भी कम जा रहे हैं, मदरसे में भी कम जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी तादाद कहीं नहीं जा रही है, विच इज़ वेरी डेंजरस। अगर मदरसे में भी जाए 4% की बजाय 15%, 20%, तो बहुत अच्छी बात है। वो कम से कम एक डिसिप्लिन में रह के कुछ रिलीजियस एजुकेशन प्लस कुछ और सीखेंगे, और वो सड़कों पे नहीं घूमेंगे। और अल्टीमेटली फिर वो छोटे छोटे वो बेचारे कहीं कुछ फल बेचना शुरू कर देते हैं और कुछ सब्ज़ी बेचना शुरू कर देते हैं। तो मदरसे में जाना भी बहुत अच्छी बात है, और मदरसों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जो बहुत मशहूर सदर रहे हिंदुस्तान में। वो हमेशा अपनी तकरीर में कहा करते थे कि मैं मदरसे का प्रोडक्ट हूँ। मैंने अपनी तालीम मदरसे से शुरू की रामेश्वरम में, और मेरे वालिद फजर की नमाज के बाद मुझे मदरसे में मदरसा छोड़ कर आया करते थे, और उसके बाद 2 घंटे मदरसे में पढ़कर मैं फिर स्कूल जाता था। तो ही वॉज ए मॉडल ऑफ दैट इंटीग्रेटेड सिस्टम हु वॉज टॉट इन मदरसा एज वेल एज मॉडर्न स्कूल्स, एंड देन ही रोज टू बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री। जैसा अख्तर भाई ने एग्जाम्पल्स दिए कि कितने बड़े बड़े लोग जो मदरसे में पढ़े
और वो बहुत अहम मुकामात पर पहुँचे और उनका सोसाइटी में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो वो सिस्टम को हमें मदरसों में लागू करना चाहिए और हमें परसुएट करना चाहिए आपके ज़रिए भी और मीडिया के और फोरम्स के ज़रिए कि वो लोग जो इस मामले में जो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन के लिए जगह है, वो उससे थोड़ा आगे बढ़ें एंड दे शुड अडॉप्ट एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन मदरसास। और एक बात आपसे और एक जुमले के तौर पे कह दूं, इस मुल्क का पहला वज़ीर तालीम जो 10 साल से 12 साल रहा तकरीबन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तो बड़ी बात है, अलीगढ़ और इलाहाबाद का पढ़ा हुआ भी नहीं था, मदरसा एजुकेशन की प्रोडक्ट था जी। तो माफ़ कीजिएगा, मदरसे इंसान बनाते हैं, मदरसे जो हैं दहशतगर्द नहीं बनाते। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में IITs और जिनकी आप सब बात उन्होंने कर रहे बनाए हैं, हैं। नहीं, सारी हिंदुस्तान एकेडमीज का- UGC दैट वाज ऑल सेटअप नहीं, और ये कि संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी, सारे उनके ये ICCR, ICCR ये सब उन्होंने बनाए हैं। तो मतलब ये कि आप थोड़ा सा मौका दीजिए, क्योंकि ये पहला नहीं- 10 साल बड़ा इम्पोर्टेंट था यहाँ तो एजुकेशन कहीं ना कहीं ये है कि हमें मदरसों को एक मतलब हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वो भी थोड़ा इंटीग्रेटेड हो। इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ उन्हें भी आना चाहिए। हम दीनी तालीम हमारी ज़रूरत है, बिल्कुल। हमें मुफस्सिर भी चाहिए, हमें मुहद्दिस भी चाहिए, हमें मुतकल्लिम भी चाहिए, हमें फ़क़ीह भी चाहिए, हमें इमाम भी चाहिए, हमें मुअद्दिन भी चाहिए, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें साथ में बुनियादी तौर पे इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए। और माफ़ कीजिएगा, दारुल उलूम देवबंद के बानी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने जो निसाब बनाया था, उसमें इन दीनी उलूम के साथ जो लोग पढ़ के निकलते थे, वो खैयात भी होते थे, दर्जी, वो चर्म बाफी का काम भी जानते थे, वो जल्द सादी का काम भी जानते थे, वो किताबत का काम भी जानते थे, तबाबत का भी काम जानते थे। तो अब उनके ज़माने के क्राफ्ट्स, उनके ज़माने की वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन वो ज़रूरतें वो थी। आज की जो ज़रूरतें हैं मदरसों को, उनमें को अपना हिस्सा बनाने में तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। जी शुक्रिया। तो हमारे मेहमान प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब और एसएम खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज उन्होंने हमें सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक का जो हमारे आज के ज़माने में जो उसका रोल है उस पर नज़र डाली, उस पर रोशनी डाली। और इसके साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।